Good morning. Let's start with our first question. It was an act of steel and traveled pleasure. This is about an episode in Prelude. Which episode? तो ये किस एपिसोड की बात हो रही है प्रेलूड में? इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील. तो ये बोटिंग एपिसोड की बात हो रही है और हम इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं. द बोट स्टीलिंग एपिसोड. स्टील्थ फर्स्ट लाइन में लिखा है ना, इट वाज एन एक्ट ऑफ स्टील्थ, तो हम वहाँ से इसको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि इस एपिसोड इसमें प्रेलूड के किस एपिसोड की बात हो रही है? द बोट स्टीलिंग एपिसोड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेलिटी ताई नेम इज वुमेन हु सेज. ये कौन कहता है कि फ्रेलिटी मतलब कमजोरी तेरा नाम ही औरत है? ये हेमलेट बोलता है लाइन. हेमलेट की फर्स्ट सोलोलिकी है. हेमलेट ने इसमें हेमलेट प्ले में 7 सोलोलिकी बोली है. ये उनकी फर्स्ट सोलोलिकी है. एक्ट 1 सीन 2 की बात है, इसमें अपेयर होती है. हमें इसका एक्ट भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट लाइन है. हेमलेट को लगता है कि वुमेन आर टू वीक टू स्टे फेथफुल. हिज मदर गर्ट्रूड गॉट रीमैरिड. उसकी माता द्वारा शादी कर लेती है ना क्लॉडियस से, उसके चाचा से, तो वो इस बात से डिसअपॉइंटेड है. तो वो सारी वुमेन को सिम्बलाइज करके बोलता है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज फॉलोइंग लाइन? गो गेट टी द ननरी. ये किसे बोलता है? ये ननरी सीन की बात है. हेमलेट ही बोलता है एक्ट 3 सीन 1 में, जब ओफिलिया गोज टू रिटर्न द गिफ्ट हेमलेट गेव टू हर इन द पास्ट. ओफिलिया गिफ्ट वापस करने जाती है जो हेमलेट ने उसको दिए थे पहले, तो वो उसे कंफ्यूज करता है मिक्स्ड मैसेज से. एक मोमेंट पे तो वो कहता है आई डिड लव यू वंस, फिर नेक्स्ट मोमेंट ही वो बोलता है आई लव यू नोट. तो वो उसकी ही गोज ऑन टू इंसल्ट ओफिलिया की इंसल्ट करता है और उसे कहता है टेल्स हर टू गो टू अ ननरी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेनबो कम्स एंड गोज. रेनबो आती है और जाती है. एंड लवली इज द रोज. एंड द मून डोथ विद डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर. ये लाइन कहाँ पे होती है? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड. किसकी है ये पोएम? इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी विलियम वर्ड्सवर्थ की. ओके, मतलब रेनबो आती है जाती है. इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी काफ़ी लेंथी पोएम है. इसी की ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइन ही डिस्कस करेंगे. हम पहले फिलहाल तो ये रेनबो वाली पढ़ लेते हैं और मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ आपको पोएम के बारे में. इट हैड 1 to 4 स्टैंजा व्हेन पब्लिश्ड इन 1802. इसमें 1 to 4 स्टैंजा थे जब ये पब्लिश हुई थी. 7 एडिशनल स्टैंजा जो है ऐड हो गए इसमें बाद में. कंपोज हुई थी 1802 में और पब्लिश हुई 1807 में इन 2 वॉल्यूम्स. ये एक इरेगुलर ओड है. और एक पॉइंट और, इट वाज इंस्पायर्ड बाय हेनरी वोगम. हेनरी वोगम्स द रिट्रीट. हेनरी वोगम के द रिट्रीट से इंस्पायर्ड था. और इट इज़ रेस्पॉन्स टू एस टी कोलरिज वर्क डिजेक्शन एंड ओड. जो एस टी कोलरिज का वर्क था डिजेक्शन एंड ओड, उसी के रिस्पॉन्स में ये लिखी गई थी. इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, ये फुल नेम है इसका. ओके, और हाँ एक पॉइंट और, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेट ओड. इसे ग्रेट ओड के नाम से भी जाना जाता है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. हु कॉइन्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी. अब नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है? ये टर्म कॉइन किया है जॉन कीट्स ने. नेगेटिव कैपेबिलिटी होता क्या है? नेगेटिव कैपेबिलिटी एक ऐसी कैपेसिटी है आर्टिस्ट की टू परस्यू आइडियल्स ऑफ ब्यूटी, परफेक्शन, सब्लिमिटी इवन व्हेन इट लीड्स देम इनटू इंटेलेक्चुअल कन्फ्यूजन एंड अनसर्टेनिटी. कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का भी नहीं ये हुआ, मैं आपको एग्जांपल देख बताऊंगी. जैसे मतलब ये इसमें हमें आइडिया ब्यूटी आइडियल्स खुद को अपने आप को द क्वालिटी ऑफ निगेटिव हिमसेल्फ, खुद को. जैसे हम कोई वर्क लिखें तो पता ना चले कि ये वर्क हमारा है, जो एक्चुअल में सिचुएशन है वही एक्सप्रेस हो. जैसे हम कोई वर्क देखें तो हमें पता ना चले वर्क पढ़ के कि ये शेक्सपियर का है. मतलब खुद को निगेटिव करना है, खुद की उसमें अपनी विचारधाराएं इम्पैक्ट होने से ज़्यादा जो एक्चुअल में सिचुएशन है और जो एक्चुअल में ब्यूटी है, परफेक्शन है, वो दिखाना है. ओके, आपको इतना से एक्सप्लेन हो गया होगा. और ये टर्म है यूज़ तो जॉन कीट्स ने किया था. 1817 में एक लेटर लिखा था. ये क्वेश्चन भी आया ना, कब किया था, कहाँ किया था? 1817 में एक लेटर लिखा था
अपने ब्रदर को, जॉर्ज एंड टॉम को, इस क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए। और उन्होंने कीट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि सेक्स प्रेम में क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, एंड कोलरिज डिड नॉट हैव, और कोलरिज में नहीं है। ओके, इन विच ऑफ हिज क्रिटिकल एसे टी.एस. एलियट कॉल्ड हैमलेट टू बी आर्टिस्टिक फेलियर। किस क्रिटिकल एसे में टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? अच्छा, ये वाली बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ जब मैंने हैमलेट के बारे में बताया था कि टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। लेकिन हम ये याद रखना है कि किस में कहा था। हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स आया था ये 1919 में आया था। क्यों कहा था? ड्यू टू लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। इंडिसाइसिव नेचर का था ना हैमलेट, लास्ट तक डिसाइड नहीं कर पाया था कि क्लाउडियस को कब मारना है, कैसे मारना है नहीं मारना है, तो इस वजह से उसका खुद ही डाउनफॉल हुआ था। तो इसीलिए हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स में टी.एस. एलियट ने उसको क्या कहा था? हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना है, टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस किसे कहा था? तो टी.एस. एलियट ने आर्टिस्टिक सक्सेस कहा था कोरियोलिनियस को। किसको? कोरियोलिनियस को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी वेयर डू दिस लाइन्स अपीयर। ये लाइन कहाँ आती है? ये लाइन आती है डैफोडिल्स में, द डैफोडिल्स। द डैफोडिल्स ये तो पता ही है किसकी पोएम है? विलियम वर्ड्सवर्थ की। और कब आई थी ये? 1802 में आई थी। पब्लिश कब हुई? 1807 में। इसका एक रिवाइज्ड वर्जन और आया था 1815 में, 1815 में। और इसका सबटाइटल क्या है द डैफोडिल्स का? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। अच्छा, इस लाइन का मीनिंग क्या है? ए पोएट कुड नॉट बट बी गे इन सच ए जोकन कंपनी। मतलब एक पोएट बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है, कैसी? ऐसी जोकन कंपनी। किसकी कंपनी को बोल रहा है वो? डैफोडिल्स की ही कंपनी को बोल रहा है। बहुत सारे फूल खिले हैं ना। नेक्स्ट वाली लाइन इसी से है। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। एक बार में ही, एक ग्लांस में ही, एक दस्ट में मैंने 10,000 डैफोडिल्स देख लिए, तो उसी में बोल रहा है वो। तो हमें याद रखना है बस। ए.सी. ब्रैडी ने इस पोएम को बोला है एज ए प्रीटी थिंग। ओके, एज ए प्रीटी थिंग। ओके, ये भी बता दिया आपको। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस कहाँ से लिए ये? मतलब किसकी ग्लांस की बात कर रहे हैं ये? डैफोडिल्स की। वर्ड्सवर्थ की पोएम है। वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, दीज लाइन अपियर इन। ये लाइन कहाँ पर आती है? ये लाइन आती है लंदन 1802। कंपोज हुई थी, जैसे कि टाइटल में पता चल रहा है, 1802। पब्लिश हुई थी 1807, 2 वॉल्यूम्स में। वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी ये पोएम। वर्ड्सवर्थ ने ये पे किया था एक होमेज टू मिल्टन बाय सेइंग दैट यू कैन सेव द यू कैन सेव द इंट्रिटी ऑफ इंग्लैंड विद हिज नोबिलिटी एंड वर्च्यू। तुम अपने गुणों से इसे बचा सकते हो। इसका पर्पज़ का वही नहीं था, उसने इसलिए ये होमेज किया था, ट्रिब्यूट मिल्टन को। और उसके कहने का मतलब ये था, वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अप, रिटर्न टू अस अगेन। मतलब उठो और हमारे पास वापस लौट आओ। सेल्फिश मैन किसे बोल रहा है? वो डिक्लेयर कर रहा है द इंग्लिश पीपल ऑफ हिज टाइम। उसके टाइम के जो लोग हैं वो लोग बहुत सेल्फिश हो चुके हैं। रेजस अप, उठो और हमारे पास वापस लौट आओ। ये लाइन वर्ड्सवर्थ ने किसको बोली है? मिल्टन को। ओके, नेक्स्ट। देयर नाइदर इज नोर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। हु सेड? ये लाइन कहाँ की है और किसने बोली है? ये लाइन बोली है वर्ड्सवर्थ ने। कहाँ बोली है? लिरिकल बैलेट्स में। लिरिकल बैलेट्स के बारे में मैंने बहुत सारी बातें पहले भी ऑलरेडी बताई हैं। देयर नाइदर इज नोर कैन बी इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन। याद रख लो, वर्ड्सवर्थ ने बोला है कि कोई डिफरेंस नहीं हो सकता, इसेंशियल डिफरेंस, आवश्यक डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज की लैंग्वेज में और मेट्रिकल कंपोजिशन में। लिरिकल बैलेट्स में बोला है वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन, ही द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन। हाँ, मतलब ए पोएट इज मैन स्पीकिंग टू मैन, ये पॉइंट किसने बोला? ये भी वर्ड्सवर्थ ने बोला है, और ये भी लिरिकल बैलेट्स में ही बोला है। दोनों पॉइंट, मैट्रिकल कंपोजिशन वाला भी और ये वाला भी। ही द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग टू मैन, मतलब मैन से मैन मतलब बात करने की बात किसने कही है? वर्ड्सवर्थ ने कही है। बस हमें इतना याद रखना है।
द सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, ये लाइन कहाँ से ली गई है? द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। ये कौन सा पोएम है? ये किसकी है? ये है सोनेट वर्ड्सवर्थ का। पेट्रार्कन सोनेट है। राइमिंग स्कीम क्या हुई पेट्रार्कन सोनेट की? ABBA CDE। और कंपोज हुआ था 1802 में, बता दिया मैंने आपको। पब्लिश 1807 में, 2 वॉल्यूम्स से। और इसमें द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में इसमें एक लाइन कल हो रही थी पैगन वाली, आपको याद हो तो, अगर आपने कल की वीडियो देखी हो तो। ही वॉन्टेड टू फॉलो द पैगन रिलीजन ऑफ ग्रीस। और इसमें मैंने आपको कल एक पॉइंट और बताया था कि जो 2 ग्रीक गॉड का मेंशन है, प्रोटियस और टाइटन। और ये जो प्रेजेंट सोनेट है ये उसने कंपोज किया था अपनी क्लोज फ्रेंड की डेथ पे। क्लोज फ्रेंड का नाम क्या था? एडगर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द नेम ऑफ द कॉटेज ऑफ माइकल इज, माइकल की कॉटेज का क्या नाम है? द इवनिंग स्टार। एक ये जो माइकल है एक पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है। इसके 3-4 पॉइंट इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3 सारे बता रही हूँ। जो पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है लिखी गई थी ब्लैंक वर्स में, ग्रासमेयर की है इसकी लोकेशन, और ये 1800 में लिखी गई थी, पब्लिश हुई थी 2nd एडिशन में लिरिकल बैलेट्स के। और इसमें जो माइकल है ये एक ओल्ड सैफर्ड होता है, इसकी वाइफ होती है इसाबेल, एक गरीब सैफर्ड होता है ये, और इसका बेटा होता है ल्यूक, और इसकी कॉटेज का नाम होता है द इवनिंग स्टार। अब मैं आपको पूरी स्टोरी यहाँ पे बता नहीं सकती, नेक्स्ट चलेंगे हम। वी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाई इन फियर, यूथ टू इट सेल्फ रिवेल्स दो नॉन इल्स नियर। कौन एडवाइस दे रहा है, किसको एडवाइस दे रहा है? ये लियर्टीज एडवाइस दे रहा है किसको? ओफिलिया को। वी वेरी देन बेस्ट सेफ्टी लाई इन फियर। लियर्टीज कौन है? ओफिलिया का भाई है। वो ओफिलिया को वो दे रहा है कि सावधान रहो। बेस्ट सेफ्टी जो है किस में है? इन फियर, मतलब कभी कभी सेफ्टी जो है, अच्छी सेफ्टी ऐसे भी होती है कि डर के रहने में भी होती है। अपनी बहन ओफिलिया को एडवाइस दे रहा है वो हैमलेट्स के लिए। हैमलेट ओफिलिया का लवर है ना, उसी के लिए। नेक्स्ट, दैट वन में स्माइल एंड बी ए विलन। ये लाइन कहाँ पे अपियर हुई है? ये लाइन हैमलेट पर अपियर हुई है। हैमलेट क्या कह रहा है इसमें कि एक जो व्यक्ति है वो स्माइल कर सकता है और उसकी स्माइल के पीछे वो एक विलन भी हो सकता है। तो क्यों बोला है उसने? हैमलेट ने इससे बोला है, वो क्लाउडियस की वजह से बोला है। क्लाउडियस की जो एबिलिटी है टू हाइड हिज टेरिबल क्राइम, अपना टेरिबल क्राइम से छुपा लिया कि उसने उसके फादर का मर्डर किया है और राजगद्दी पे वो बैठ गया। तो इसीलिए उसने उसको सिम्बोलाइज करके बोला है कि एक व्यक्ति वन में स्माइल एंड बी ए विलन। ओके, नेक्स्ट, ओ हैमलेट दो हस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन हु स्पीक्स इट। ये बोला है लाइन क्वीन गर्ट्रूड ने बोली है कि ओ हैमलेट, अपने बेटे को संबोधित करते हुए कह रही है वो, तुमने जो है माई हार्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन, मेरे हृदय को 2 भागों में मतलब तोड़ दिया है, बांट दिया है। ट्वेन TWAN, ट्वेन से समझ गए ना, 2। हाँ, तो उसने क्वीन गर्ट्रूड ने क्यों बोला है इसको हैमलेट को? हैमलेट की जो मदर है उससे दूसरी शादी कर ली थी, तो हैमलेट उसको थोड़ा इस बात के लिए अपनी माँ से थोड़ा वो कर रहा था, ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो तब क्वीन गर्ट्रूड जब वो उस देखती है उसकी माता उससे ऑफेंड हो रही थी, तो उसकी माता ऑफेंड होकर बोलती है, वो हैमलेट तुमने जो है मेरा हार्ट जो है किस में तोड़ दिया? इन ट्वेन। वो उसकी माता हर्ट होकर ये बात बोलती है कि टू स्टॉप कर्सिंग मी, मुझे कर्ज करना बंद कर दो। ओके, थैंक यू।